Now start. Today's topic is properties of covalent. Okay, तो write down heading properties of covalent. Otherwise आप पेज नंबर निकालो 40 इसका वॉल्यूम का, पेज नंबर 40 पे वहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट। अब मैं वन बाय वन जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से उसको पढ़ना और उसको राइट डाउन कर लेना। ठीक है, पहला पॉइंट है, अच्छा आयनिक में क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़े थे? आयनिक के उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, जब हम सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी नहीं होता है, जब उसको हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो करंट आयंस जो होता है करंट फ्लो करवाने लगते हैं। आयनिक में थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, केटायन और एनायन से आयनिक बॉन्ड बनता है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए हम आइसोमरिज्म के बारे में बात नहीं करते हैं, उसमें हम आइसोमर्स के बारे में बात नहीं करते, आइसोमरिज्म के बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं। सोलुबिलिटी वाटर के अंदर ज्यादा होता है, पोलर के अंदर ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, हालांकि कोवैलेंट का भी एक डायमंड ऐसा है जो बनाता है ज्यादा, तो कहीं ना कहीं हमने आयनिक से इसको रिलेट करके हम देख रहे हैं, तो हम उसको एक एक पॉइंट को आपको बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कोवैलेंट सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड और गैस। बिल्कुल करेक्ट है, जो कोवैलेंट सब्सटेंस है वो लिक्विड सॉलिड और गैस में एग्जिस्ट करेगा। जैसे F2 और F2, Cl2 मैं आपको बताया था, Br2 और I2 एक बार जब फंडामेंटल स्टार्ट हुआ था मैं लिखवाया था, ये दोनों सॉलिड में होते हैं। सॉलिड, ये आयोडीन सॉलिड में होता है, आयोडीन जो होता है वो सॉलिड में होता है, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड में होता है, और इसका ये जो होता है वो गैस में होता है। तो इनमें कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। अब ये सॉलिड में क्यों है? तो इसी केमिकल बॉन्डिंग में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होता है। अब वैन डर वाल फोर्स क्या होता है, तो जब मैं लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा टाइप ऑफ फोर्स, उसमें वैन डर वाल फोर्स आएगा और उसी में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि एक सॉलिड एप्लीकेशन ऑफ वैन डर वाल फोर्स में, वहां एक्सप्लेन करूंगा कि सॉलिड में क्यों है, ये लिक्विड में क्यों है और ये गैस में क्यों है, ड्यू टू वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स यहाँ ज्यादा है, तो वहां पर मैं इस चीज को बताऊंगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोवैलेंट में जो बॉन्ड होते हैं वो गैस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और सॉलिड में भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कोवैलेंट सब्सटेंस हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट, बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो कोवैलेंट होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। वैसा क्यों? ऐसा इसलिए आयनिक का ज्यादा होता है। क्यों? आयनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, प्लस और माइनस होते हैं। आयनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, यहाँ कोवैलेंट है, दो के बीच में। कौन सा फोर्स है? कोवैलेंट, अभी बोलेंगे। वहां हम आयनिक बोल रहे थे, तो कोवैलेंट में और आयनिक में अगर आएगा तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? आयनिक का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कोवैलेंट, क्योंकि आयनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इसमें दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड हम नाम देंगे। एक एक्सेप्शन है डायमंड, कार्बोंडम, सिलिका, बोरॉन, नाइट्राइड, बीएन, ये सब आगे आएगा जब हम वन बाय वन ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। डायमंड के बारे में हालांकि एक्सप्लेन करेंगे हम हाइब्रिडेशन में। डायमंड में sp3 होता है, तो डायमंड जो होता है नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। डायमंड, फ्लोरीन, ग्रेफाइट के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। कहाँ पे? इसमें जब हम हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे तब। कार्बोंडम, ये सिलिकॉन और कार्बन से बना हुआ। सिलिका, SiO2 का भी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। SiO2 भी नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, तो SiO2 का स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपसे बहुत चीजें बोला भी था कि बहुत स्ट्रक्चर अभी ऐसे हैं जो हम अभी आगे पढ़ाएंगे। ये बहुत सारा स्ट्रक्चर, 50-60 ऐसे स्ट्रक्चर है जो अभी आगे जब हम पढ़ाएंगे हाइब्रिडेशन तब बताएंगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर आपको अभी थोड़ा लर्न टाइप का करना पड़ेगा। यहाँ ये ऐसा ही बनता है, वो मान लेना पड़ेगा। बोरॉन, नाइट्राइड, बीएन, ठीक है, ये बहुत हार्ड होता है, बीएन बहुत हार्ड होता है, तो ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज जो कोवैलेंट सब्सटेंस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता है। नेक्स्ट है
कोवैलेंट सब्सटेंस डिजोल्व इन नॉन पोलर, बिल्कुल सही है। मेनली जो कोवैलेंट होता है, सब नहीं है, 100% ट्रू नहीं है। जो मेनली कोवैलेंट होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, उनमें पोलरिटी पोलरिटी नहीं होता। अब पोलरिटी कब पढ़ेंगे? तो जब हम हाइब्रिडेशन पढ़ा लेंगे तब पढ़ाएंगे पोलरिटी, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। तो ये जो मेनली है, मोस्टली बोला गया है कि ये कोवैलेंट जो होता है नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर कहाँ डिजोल्व होता है? नॉन पोलर में ही। तो इसीलिए बोल दिया गया कि नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर, इसीलिए कोवैलेंट विल बी डिजोल्व इन नॉन पोलर। जैसे CH2, जैसे बेंजीन, जैसे CCl4, ये सब नॉन पोलर है। वाटर इज ए पोलर, तो आयनिक विल डिजोल्व इन पोलर बट कोवैलेंट विल डिजोल्व इन नॉन पोलर। ठीक है, तो कोवैलेंट में डिजोल्व होगा। नेक्स्ट, solubility of polar covalent substance is more in solvent having dielectric constant and less in solvent having low। ये तो हमने आपको पहले ही डील बताया था कि solubility जिसका dielectric constant यानी तोड़ने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, जैसे वाटर का ज्यादा होता है। हालांकि कोवैलेंट विल डिजोल्व इन नॉन पोलर, ठीक है, क्योंकि केवल डाइलेक्ट्रिक पे सॉल्विटी डिपेंड नहीं करता है कि जिसका डाइलेक्ट्रिक ज्यादा होगा उसी पे केवल डिपेंड। पोलरिटी, पोलर पोलर, लाइक डिजोल्व लाइक होना चाहिए। नेक्स्ट है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इज मेजर द कैपेसिटी टू, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? उसके बॉन्ड को तोड़ने का क्षमता कितना है, वाटर के पास कितना क्षमता होता है सामने वाले को बॉन्ड को तोड़ने का। जैसे NaCl को पानी में डाले तो वाटर में कितना कैपेबिलिटी होगा कि इसको बॉन्ड को तोड़ दे। तो कैपेबिलिटी टू ब्रेक द कोवैलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स, कोवैलेंट ही नहीं आयनिक भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस, आयनिक भी हम तोड़ने के लिए आयंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोलर सॉल्वेंट है हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर में सबसे ज्यादा होता है और उसमें तोड़ने की क्षमता ज्यादा होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट है लो डाइलेक्ट्रिक, ये भी करेक्ट है। नॉन पोलर जो होता है, पोलर और नॉन पोलर थोड़ा हम आगे पढ़ लेंगे। पोलर जैसा ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या है? लिक्विड है, तो ये नॉन पोलर में आएगा। दिस वन इज नॉट पोलर। ब्रोमीन और ब्रोमीन में जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर है, तो ब्रोमीन लिक्विड। और नॉन पोलर में कौन कौन होगा? नॉन पोलर में और कौन कौन एग्जांपल होगा? तो बेंजीन, बेंजीन लिक्विड फॉर्म में होता है। C6H6 जो होता है बेंजीन, बेंजीन जो होता है वो लिक्विड होता है, वो लिक्विड होता है। बेंजीन इज ए सॉल्वेंट। और कौन कौन सा होता है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। और कौन कौन सा होता है? CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। ये सब लिक्विड फेज में होते हैं और जो सब क्या है? नॉन पोलर है। तो जब हम नॉन पोलर का एक्सप्लेनेशन देंगे तो वहां सब बताएंगे कौन नॉन पोलर है कौन पोलर है। वाटर इज ए पोलर, तो नॉन पोलर हैव लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरी हाई फॉर लाइक वाटर। अमोनिया, अमोनिया इज ए, अमोनिया लिक्विड में भी होता है, अमोनिया गैस भी होता है और अमोनिया लिक्विड भी होता है। तो अमोनिया ऐसा नहीं कि लिक्विड गैस में होगा, लिक्विड में नहीं। अमोनिया भी लिक्विड होता है, वाटर भी लिक्विड होता है। ठीक है, और कौन को दिया हुआ है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF भी लिक्विड है। HCl लिक्विड में ला सकते हैं। मिथाइल क्लोराइड, फॉर्मूला लिख लेना मिथाइल क्लोराइड का, या याद होगा आपको CH3OH। दिस वन इज मिथाइल अल्कोहल, क्लोराइड नहीं, मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, दिस वन इज इथाइल अल्कोहल। आजकल सैनिटाइजर में इथाइल अल्कोहल यूज किया जा रहा है, तो इथाइल अल्कोहल। और जो हम अल्कोहल के बारे में बात करते हो कौन सा अल्कोहल होता है? 90 में कौन अल्कोहल होता है? सारा अल्कोहल नहीं होगा, वो हम बाद में बात करेंगे। तो सैनिटाइजर में ये अल्कोहल यूज होता है। तो अल्कोहल वगैरह जो होते हैं वो पोलर होते हैं, तो याद रखना अल्कोहल। हालांकि सब चीज का डिस्कशन हम करेंगे धीरे धीरे, अभी तो हमने स्टार्ट किया है VBT। तो ये सब क्या है? पोलर है। दिस वन इज पोलर सॉल्वेंट और दिस वन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर में याद रखना, लिख लेना क्योंकि पूछेगा तो बताना होगा। नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजोल्व होता है, यानी मेनली जो कोवैलेंट है इसमें डिजोल्व होगा। पोलर में कौन डिजोल्व होगा? आयनिक डिजोल्व इन पोलर, क्योंकि आयनिक खुद एक क्या है? पोलर है। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज लो फॉर लाइक बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 कार्बन, वही मैं एग्जांपल लिखा, फेमस एग्जांपल है CCl4, CH2, बेंजीन। ये सब क्या है? नॉन पोलर है।
वो सब नॉन पोलर है। और पोलर में कौन हो अभी लिख याद रखने के लिए करेंगे, अमोनिया, वाटर, HF, मिथेनॉल, इथेनॉल, अल्कोहल, अल्कोहल 90 भी बोल सकते हो। आगे जनरली कोवैलेंट सब्सटेंस आर नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नॉन पोलर जो होता है, कोवैलेंट जो होता है जनरली, लेकिन बात कर रहा है, लिखा है वर्ड में जनरली, सबके लिए नहीं होता है, ऐसा नहीं कि सबके लिए बोल देंगे। कोवैलेंट सब्सटेंस आर नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आइदर इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस स्टेट। क्यों? क्योंकि बॉन्ड जब टूटता ही नहीं है, अब आयंस में कन्वर्ट ही नहीं होता है। दे डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, वो आयंस नहीं देता है। अब आगे चलकर हम बताएंगे बेंजीन, डायमंड में करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन बेंजीन में करंट फ्लो होता है, जबकि दोनों कार्बन से बने होते हैं। तो बेंजीन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन, सॉरी बेंजीन बोल रहा हूं, ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके वजह से करंट फ्लो होता है। हम जैसे जैसे कोवैलेंट में आगे बढ़ते जाएंगे, हम आपको उसमें नॉलेज देते जाएंगे, ठीक है। बस अभी VBT पढ़ा रहे हैं, जैसे हम हाइब्रिडेशन इंटर मारेंगे वहां से बॉन्ड एंगल सबका यूज करना, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, रेजोनेंस कैसे है, रेजोनेंस से क्या इफेक्ट पड़ता, सारी चीजें हाइब्रिडेशन के बाद हम स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, क्योंकि आयंस में ब्रेक ही नहीं होते, ठीक है। एक्सेप्शन में दिया भी है इसने इधर, ग्रेफाइट कंटेन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि ग्रेफाइट कैसे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है, ग्रेफाइट में करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है। एक्चुअली जो डायमंड होता है एलोट्रॉप्स होता है, एलोट्रॉप्स, ये मैं आपको फंडामेंटल में बताया था। डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये तीनों कार्बन से बने हैं, कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। होता क्या है, डायमंड में एक जो कार्बन होता है, हालांकि बाद में बताएंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे, डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है और ये नेटवर्क बनाते चला जाता है, ये नेटवर्क बनाते चला जाता है। एक कार्बन 4 कार्बन से आपस में अटैच होता है, ऐसा नहीं होता है कि नेटवर्क बना लो, ऐसा एक से कनेक्ट करते जाओ 4-4, ये कंटिन्यू कनेक्ट चारों पूरा ये नेटवर्क बना लेगा। और इसीलिए इसका हाइब्रिडेशन जो बोला जाता है वो sp3 बोला जाता है। और काउंट करोगे स्टेरिक नंबर 1 2 3 4 4 होता है। डायमंड में कुछ ऐसा होता है, इसीलिए इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो करंट फ्लो कर। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 ही कार्बन से अटैच होता है, यही दोनों में डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस है। इसमें जो एक कार्बन होगा वो केवल 3 ही कार्बन से अटैच होता है, चौथा कार्बन नहीं होता इसके पास, वो 3 ही से अटैच होता है। तो अटैचमेंट में डिफरेंस है दोनों में, ये 4 से अटैच होता है। हियर कार्बन विल अटैच विथ 4 कार्बन, एक कार्बन 4 से अटैच होता है, और यहां वाला कार्बन जो होता है 3 से अटैच होता है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, सबके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2, ये सब हम बाद में बताएंगे जब हम हाइब्रिडेशन पढ़ाने लगेंगे तब। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, क्यों? क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर सेल में, और 3 बॉन्ड बनाया है, एक फ्री रह जाता है, इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसीलिए करंट फ्लो करवाता है, और डायमंड करंट फ्लो नहीं करवाता है, ठीक है। अब ये टूट क्यों जाता है, ये हार्ड क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हम वही देंगे। इसमें लेयर बनता है, हेक्सागोनल बनता है ऐसे, तो सब बाद में बताएंगे। ये हेक्सागोनल ऐसे बनता है, ग्रेफाइट ऐसे बनता है, एक लेयर होता है इनके बीच में, ये लेयर बनाता है, बीच में छोड़ देता है। ये लेयर में कोवैलेंट बॉन्ड, वैन-डर-वाल फोर्स होता है, वैन-डर-वाल फोर्स आगे सीखेंगे। ये लेयर होता है, इसके वजह से ये वीक होता है, टूट जाता है आसानी से, और ये हार्ड होता है। तो ग्रेफाइट वीक होता है, जबकि बना कार्बन से ही है, कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको एलोट्रॉप्स बोला गया है। डायमंड बना कार्बन से ही है, कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए इसको एलोट्रॉप्स बोला जाता है, और इसकी वजह से इनका प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाता है। ये आसानी से ब्रेक हो जाता है, ये बहुत हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, इसमें करंट फ्लो होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। दिस वन इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉट करंट। इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं प्रोड्यूस होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा सकता है। ये सब बताएंगे हाइब्रिडेशन में जब पढ़ाएंगे तब।
क्योंकि अभी स्ट्रक्चर बहुत बाकी है, अभी स्ट्रक्चर हमने उतना ही बनवाया है जितना हमारा VBT से काम हो जाए। ये सब चीजें अभी धीरे धीरे आगे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रेफाइट का ना डीलोकलाइज्ड, यही डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। अभी अभी बताएंगे डीलोकलाइज्ड के बारे में, हम रेजोनेंस में बात करेंगे थोड़ा सा। लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड के बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं, थोड़ा सा नहीं, पूरा उसी के बारे में बात करेंगे। इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड एग्जिबिट स्पेस आइसोमेरिज्म। स्पेस मतलब स्टीरियो, स्टीरियो मतलब ज्योमेट्रिकल और आइसोमेरिज्म। ये सब अभी 12th में पढ़ेंगे हम आइसोमेरिज्म के बारे में। अभी जान जाओ कि स्पेस मतलब होता है ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस और ट्रांस ये सब हम बाद में ऑप्टिकल RS कॉन्फ़िगरेशन सब पढ़ेंगे हम। अभी बस इतना जानो, स्पेस मतलब 3D में हम चीजें विजुलाइज करते हैं, आइसोमेरिज्म के बारे में देखते हैं। तो कोवैलेंट डायरेक्शनल होने की वजह से हम इसमें ज्योमेट्रिकल, इसमें हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं, और आयनिक में डायरेक्शन नहीं होने की वजह से हम आयनिक में कोवैलेंट आइसोमेरिज्म के बारे में हम बात नहीं करते हैं। HCl, HBr, HiHNO3, H2SO4 आर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। बिल्कुल सही है, सब में कंपाउंड में क्या होता है, बॉन्ड बनता है, पोलर होता है। कैसे पोलर होगा, पोलर के बारे में हम आगे पढ़ाएंगे। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ दीज सब्सटेंस आर गुड इलेक्ट्रिकल। जब इसको पानी में डाल, एक बार तुम्हें याद होगा मैं कंडक्टिव वो पढ़ाया था आपको, करंट कहां फ्लो होगा कहां नहीं होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया था। तो HCl को पानी में डाल देंगे तो टूट जाएगा, अब कोवैलेंट होते हुए भी टूट जाएगा। तब ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोवैलेंट करंट पानी में डालने के बाद फ्लो करवाता ही नहीं, करवाएगा जब वो आयंस में टूटेगा तब। अब H2SO4 है, अब इसमें कोवैलेंट है, लेकिन पानी में डालने के बाद ये आयंस में ब्रेक हो जाता है, और यही आयंस रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं किसके लिए, करंट फ्लो करवाने के लिए। यानी सारा का सारा अगर मान लो पानी में डाल देते हैं कोवैलेंट को, तो इसका मतलब नहीं कि कोई करंट नहीं फ्लो कराएगा, नहीं, जो आयंस में टूटेगा वो फ्लो करवाएगा, जो आयंस में नहीं टूटेगा फ्लो नहीं करवाएगा। तो हम धीरे धीरे देख लेंगे कौन कौन आयंस में टूटेगा कौन कौन नहीं टूटेगा। एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, HCl टूटेगा, HBr टूटेगा, HI टूटेगा, HNO3 टूटेगा, जितना एसिड है सब टूटेगा, क्योंकि एसिड और बेस टूटता जाता है, वो टूटेगा ही टूटेगा। हालांकि एसिड का नाम लिया, बेस का नाम इसने नहीं लिया है, क्योंकि मेटल बेस बनाते हो ज्यादा आयनिक होते हो। एक्वा सॉल्यूशन सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट है, कोवैलेंट रिएक्शंस आर स्लो एंड दे इन्वॉल्व ब्रेकिंग और मेकिंग द बॉन्ड। कोवैलेंट जब रिएक्शन होता है तो स्लो स्लो होता है, क्यों, क्योंकि उसमें बॉन्ड का तोड़ना होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, तब पाई बॉन्ड बनता है, नया बॉन्ड बनता है, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो स्लो होते हैं। नेक्स्ट है CCl4 CHCl3, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। खाने के बाद फिर दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। CHCl3, दिस वन इज क्लोरोफॉर्म। CCl4, दिस वन इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो CHCl3, CH2Cl2 cannot give white precipitate AgNO3। अच्छा, इसका मीनिंग बता दे रहा हूं क्या है, हालांकि इसका मीनिंग धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे कौन कौन बन। अब होता क्या, देखो होता, ये रिएक्शन पढ़े होंगे, NaCl, ठीक है, NaCl, और इसका रिएक्शन हम करवा दिए AgNO3 से, ये बन जाता है AgCl, और AgCl जो होता है वो व्हाइट सॉलिड बन जाता है, व्हाइट PPT प्रिसिपिटेट बन जाता है। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तब ये व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा, यानी जब इसको क्लोरीन से मुलाकात होगा तब ये व्हाइट प्रिसिपिटेट बनाता है। AgCl का फॉर्मेशन व्हाइट कलर का होता है और प्रिसिपिटेट सॉलिड बना देता है। प्रिसिपिटेट का मतलब थोड़ा सा समझाया था मैंने, सॉलिड टाइप का बना देगा, ये बाहर उसको फिल्टरेट कर सकते हैं हम, ठीक है, उसको हम फिल्टरेट कर सकते हैं, लेकिन जब इसको क्लोरीन से मुलाकात होगा तब होगा। अब यहां लिखा है कि CCl4 को हम AgNO3 से रिएक्शन करवाएंगे तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 डू नॉट कंडक्ट एनी फ्री क्लोरीन आयंस दे। अब यहां से जो CCl4 है, अब CCl4 में कोवैलेंट बॉन्ड है, देखो यहां बॉन्ड बन गया, दोनों P ब्लॉक का है, कोवैलेंट बॉन्ड है। अब यहां से ये क्लोरीन अलग होता ही नहीं है, जैसे अभी हमने क्या बोला कि HCl अलग हो जाएगा पानी में डालते ही, H+ और Cl- मिल जाएगा, तो ये इसके साथ प्रिसिपिटेट बना देगा AgCl। अगर मान लो H2SO4 है, हालांकि इसमें नहीं है, तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि कोवैलेंट ब्रेक होता ही नहीं है, कुछ कोवैलेंट ब्रेक होता है कुछ नहीं होता है।
अब CCl4 पानी है, पानी में अगर डालेंगे तो ब्रेक नहीं होगा। जब ब्रेक नहीं होगा ये, तो क्लोरीन बाहर नहीं निकलेगा। जब बाहर नहीं निकलेगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अब रिएक्शन नहीं होगा तो AgCl बन नहीं पाएगा। अब बन नहीं पाएगा तो उसमें प्रेसिपिटेशन मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं है कि प्रेसिपिटेशन मिलेगा भी। उसमें प्रेसिपिटेशन मिलने का, हाँ 9th में होता है, 9th में ये प्रेसिपिटेशन वाला होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मिलेगा तब ना वो AgCl बनाएगा, तब तो PPT बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा व्हाइट कलर का। हालांकि 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत डिटेल पढ़ना है इसके बारे में। तो वही ये बोल रहा है कि CHCl3, अब कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है बाद में हम बात करेंगे। इस पर IITJEE में क्वेश्चन भी आया है ये जो है मैं जो लिख रहा हूँ पोलरिटी के ऊपर। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से क्लोरीन रिलीज नहीं होगा, और जब रिलीज नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा और AgCl नहीं बनेगा, इसलिए व्हाइट PPT नहीं बनेगा। CH2Cl2 cannot give white precipitate with AgNO3 in aqueous solution because they do not contain free chlorine। ये क्लोरीन को फ्री करेगा ही नहीं, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। ठीक है, पानी में डाल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि बॉन्ड टूटता ही नहीं, हर चीज नहीं पानी में टूट जाता है। दे आर एज दे आर कोवैलेंट। तो ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, ये दिस वन विल ब्रेक बट दिस वन विल नॉट ब्रेक। पानी में डालने के बाद अगर ब्रेक होता, मतलब एक टेस्ट हो गया ये। अगर पानी में कैसे हमें मालूम चलेगा ब्रेक हुआ कि नहीं, अब पानी में इसको भी डाल दो इसको भी डाल दो, अगर ये ब्रेक होता तो व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिल जाता है, और मिलता तो हम समझ जाते कि बॉन्ड ब्रेक हुआ है यानी क्लोरीन रिलीज हुआ है। और जब ब्रेक हुआ ही नहीं तो ये व्हाइट PPT हमें मिला ही नहीं, और जब मिला ही नहीं तो हम समझ जाएंगे कि क्लोरीन यहां से टूटा ही नहीं है। इसका मतलब इस चीज का टेस्ट करवा रहा है, हमें इंडिकेट करवा रहा है कि टूट ही नहीं रहा है। अगर टूटता तो AgCl मिलता और हमें बॉन्ड ब्रेक हो जाता। ठीक है, उसके बाद आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो बिना हम आगे के बात किए हम स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान से समझना। मैं आपको टेस्ट के लिए पढ़ा रहा हूं, फिर दोबारा भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग दोबारा भी आपको टीच करूंगा। तो हेडिंग डालो रेजोनेंस। रेजोनेंस, रेजोनेंस में आखिर रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका, किसको रेजोनेंस बोलेंगे। रेजोनेंस, हाउ टू डू रेजोनेंस, कैसे करवाएं हम रेजोनेंस। तीसरा, इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है इसका, रेजोनेंस का बेनिफिट क्या है। उसके बाद रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस यूज कहां कहां करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी भी एक है, रेजोनेंस, रेजोनेंस एनर्जी ये क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसको हम RS बोलते हैं, RS जानते होंगे। अब हम आगे बात कर रहे हैं रेजोनेंस एनर्जी का एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में हम बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे, और हम फॉर्मल चार्ज के बारे में बात करेंगे, फॉर्मल चार्ज के बारे में बात करेंगे। देखो ये अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है और बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, और हालांकि इस चीज को हम ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ इनऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, और इसका इतना चीजें हमें इसमें कवर करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितना हमें अभी समझ में आएगा तो ठीक है, और नहीं तो अब एग्जाम के लिए मैं बता दे रहा हूँ, अदरवाइज फिर से मैं दोबारा बताऊंगा आपको, क्योंकि फील करना है तो थोड़ा बॉन्ड लेंथ वगैरह के बारे में आगे चलना है। अब रेजोनेंस का मीनिंग जानने के लिए हम पहले स्टार्ट करते हैं चार्ज से। चार्ज, चार्ज से मीनिंग स्टार्ट करना, समझने के लिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनने एक बार में, कोई भी एलिमेंट के ऊपर, कोई भी एलिमेंट के ऊपर अगर चार्ज लगा है, चाहे वो प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, अगर चार्ज है तो वो अनस्टेबल है। इस चीज को मैं आपको डिस्कशन करके बताया भी था। कैसे?
सोडियम पे अगर चार्ज है, जरूर है कि सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ये अनस्टेबल है अकॉर्डिंग टू चार्ज। ये चार्ज इसके बोझ की तरह है, नहीं रखना चाहता है चार्ज को, इसलिए बॉन्ड का बनाने का तैयारी करता है और क्लोरीन के साथ मिलके बॉन्ड बना देता है। क्लोरीन भी नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर चार्ज रहे, भले इसका ऑक्टेट कंप्लीट क्यों ना हो। तो दिस वन इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, बट दिस वन इज नॉट स्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। चार्ज नहीं चाहिए इसको, चार्ज से परेशानी है। क्यों परेशानी है? चार्ज जो होता है वो चार्ज को ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते चला जाता है। इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते चला जाता है। और हम जानते हैं, अभी अभी हमें केमिस्ट्री में पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी कम से कम होना चाहिए, अगर बढ़ने लग गया तो परेशानी की बात है, और इसीलिए अनस्टेबल होता चला जाता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना अच्छा बात नहीं है। तो मैं आपसे पहले इस चीज का डिस्कशन किया जरूर था कि चार्ज एक बोझ की तरह होता है। चार्ज कोई नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर चार्ज आए, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट क्यों ना हो। तो सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन अनस्टेबल है, क्योंकि इस पे ऊपर चार्ज है, बोझ है। दिस वन इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट बट नॉट स्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। चार्ज नहीं चाहिए। अब कोई पूछे कि चार्ज क्यों अनस्टेबल होता है, उसका रीजन क्या है, तो इतना मैं आपको बताया था कि चार्ज की वजह से परेशान है, अनस्टेबल है। अब उसके अगला स्टेप सुन लो। अब चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है चार्ज, फिजिक्स में पढ़ोगे इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे प्रोड्यूस होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है उसके अंदर का, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना ये बात को इंडिकेट करता है कि वो अनस्टेबल हो गया है। यानी केमिस्ट्री में एनर्जी कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। ज्यादा हुआ तो उछल कूद मचा के इधर से उधर क्या कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन तोड़ ताड़ देगा। तो हमें एनर्जी कम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगता है, इसीलिए अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि चार्ज की वजह से सब कोई परेशान है। अभी सब कोई लॉकडाउन की वजह से परेशान है और ये चार्ज की वजह से परेशान है। अब हमें चार्ज को हटाने का क्या क्या उपाय है, चार्ज को किस किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो चार्ज को हटाने के लिए बॉन्ड बना लो, चार्ज कैंसिल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे और NaCl बन जाएगा। लेकिन क्या एक ही उपाय है? नहीं। अब ध्यान से सुनना, पहला स्टेप हमारा खत्म हुआ। चार्ज को हटाने के लिए उपाय ढूंढेंगे। क्या क्या उपाय है? बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बना दिया हमने। दूसरा उपाय है, जब चार्ज को हम घुमाना स्टार्ट करें, बड़ी मुश्किल चीज है, यानी चार्ज जब घूमना स्टार्ट हो जाए, चार्ज को घूमने लगे, चार्ज जब घूमने लगे, ये कैसा बात है घूमने लगे मतलब? देखो, चार्ज यहां पर जो है, ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल फिर से ले रहा हूं। चार्ज यहां पर ये है चार्ज, ठीक है, एक मैंने ऐसी ऑर्गेनिक का चीजें ले लिया, चार्ज है यहां पर, ये परेशान है। और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अभी थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा कैसे ये घूमेगा। मैं बोलूंगा कि ये चार्ज जो है ये परेशान है, अभी परेशान है, लेकिन ये चार्ज जो है लोकलाइज्ड है। इसका मतलब ये दिस चार्ज इज लोकलाइज्ड, और इसको हम बोलेंगे चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। मीनिंग क्या हुआ बता रहा हूं, चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। अगर मैं यहीं पर चिपक गया, अब मैं ना इधर जा रहा हूं ना इधर जा रहा हूं, तो मैं लोकलाइज्ड हो गया, मेरा मूवमेंट रुक गया, मैं यहीं पर चिपक गया, ऐसे कहीं नहीं जा रहा हूं, तो लोकलाइज्ड है। अगर मैं घूम रहा हूं इधर से उधर, तो मैं डीलोकलाइज हूं, मतलब अपना मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूं, तो मैं डीलोकलाइज हूं। यानी चार्ज का घूमना, चार्ज का घूमना तो उसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड। अब इसको हम इससे कनेक्ट करते हैं।
यहां तो चार्ज को कैंसिल करने के लिए बॉन्ड बना लिया। दूसरा क्या तरीका है चार्ज को कम करने के लिए? तो चार्ज को हम घुमाएंगे, ये चार्ज को घुमाएंगे। अब इसमें चार्ज लोकलाइज है, हमें कैसे मालूम? वो आपको भी मालूम चलेगा थोड़ी देर में। यहां चार्ज घूम कैसे रहा है वही तो रेजोनेंस बताएगा, हाउ टू रेजोनेंस यही बताएगा ये वाला, कैसे घूम रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब चार्ज घूमेगा तो उसको डीलोकलाइज्ड बोलेंगे, और चार्ज नहीं घूमेगा तो हम उसको लोकलाइज्ड बोलेंगे। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जब चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा तो थोड़ा सा इस पे भी होगा, थोड़ा सा इस पे होगा, यानी उस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्लास में सब कोई बैठा हुआ है, ध्यान से सुनना। मेरे ऊपर सर पे बोझ रख दो 5 kg का, पूरे क्लास में मेरे को बोलो कि बैठे रहना है सुबह से लेकर शाम तक, तो मैं दिन भर क्या फील करूंगा? अनस्टेबल। लेकिन एक दूसरा केस है, मैं बोलूंगा कि ये 5 kg का लो बोझ, और सबके ऊपर, जितने भी स्टूडेंट है सबके ऊपर घुमाते रहो। और एक केस 1 है कि 5 kg का एक ही पर रख दो दिन भर, तो जब एक ही के ऊपर रख दोगे तो वो लोकलाइज हो जाएगा, वो घूम नहीं रहा है, यानी वो बहुत ज्यादा अपने आप में क्या फील करेगा? अनस्टेबल। और वही 5 kg के ऑब्जेक्ट को सबके ऊपर घुमा दो, सबके ऊपर घुमा दो, तो थोड़े टाइम के लिए क्या, जब तक मेरे ऊपर है तब तक मैं परेशान हूं, फिर दूसरे पे चला गया, जब तक मेरा बारी आएगा तब तक तो मैं स्टेबल हूं ना, जब बारी आएगा तब मैं थोड़े टाइम के लिए अनस्टेबल हो जाऊंगा। यानी ये चार्ज का डीलोकलाइज्ड होना कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बताता है, स्टेबिलिटी बताता है। यानी जहां चार्ज डीलोकलाइज्ड है वहां स्टेबिलिटी है। अब यहां हम बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बॉन्ड तो यहां बना रहा था, चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए घुमाना यानी घूमना बहुत जरूरी है, तब उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है। क्यों? तो इस चार्ज का जो +1 था इसके ऊपर, अब ये इस पे भी थोड़ा चला गया, ये इस पे भी थोड़ा चला गया, यानी इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा सब पे आ गया कि तुम भी थोड़ा ले लो, तुम भी थोड़ा ले लो। तो ये चार्ज थोड़ा इस पे भी है, 1/3 लिख देते हैं, और 1/3 यानी एक एप्पल है, एक एप्पल है, खाना नहीं है, बस एक एप्पल है और 5 लोगों में जा रहा है, कभी मेरे हाथ पे तो कभी उसके हाथ पे, कभी उसके हाथ। तो जब मेरे हाथ पे आएगा तो मेरा है, लेकिन थोड़े टाइम पे दूसरे हाथ पे चला जाएगा, तो जब तक मेरा होगा, यानी उस एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन 5 लोगों में हो गया। तो उसी तरह इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यहां से यहां घूम रहा है तो ये चार्ज सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, घट जाती है, और उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। तो परेशान तो था ये भी और परेशान था ये भी, लेकिन इसके अंदर ये बोझ अकेला उठाया है और ये बोझ सबने मिल के उठाया है, तो इसमें चार्ज डीलोकलाइज होने की वजह से चार्ज डेंसिटी एक के ऊपर कम हो जाता है। यानी हमारे हाथ में एप्पल और मेरे ऊपर दिन भर रखो, एप्पल नहीं 5 kg, तो अच्छा है हमारे पे दिन भर 5 kg बोझ रखो हमारे ऊपर, तो रखोगे तो हम परेशान हो जाएंगे, वहीं 5 kg सब पे डिस्ट्रीब्यूट करो, तो हमारे हिस्से में तो कुछ टाइम आएगा ना। तो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर चार्ज डीलोकलाइज्ड है तो एक के ऊपर चार्ज का डेंसिटी कम हो जाएगा, तो हम लिख देंगे डेंसिटी ऑफ चार्ज, डेंसिटी ऑफ चार्ज विल डिक्रीज ऑन 1 एटम। एक एटम के ऊपर चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन यहां डेंसिटी बढ़े, मतलब इस पे तो नहीं है, इस पे एकदम बिल्कुल रख दिए कि ये कहीं तुम्हें जाना नहीं है, यहीं पर आना है, ये डेंसिटी इस पे बढ़ेगा। तो डेंसिटी का चार्ज जब कम हो जाएगा, चार्ज जब कम हो जाएगा, अब चार्ज कम होते ही क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी आएगी, पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि चार्ज अच्छा बात नहीं है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? घटेगा। घटेगा तो क्या आएगा? इसमें स्टेबिलिटी आएगा। यानी कहीं ना कहीं अब मैं तुम्हें कंक्लूजन बता रहा हूं कि चार्ज की वजह से दुनिया परेशान है, हर एटम परेशान है, लेकिन इसने अपना परेशानी दूर किया बॉन्ड बना के। दूसरा क्या केस हो सकता है परेशानी दूर करने का? चार्ज को घुमा के, चार्ज को घुमा के अपना परेशानी दूर किया जा सकता है। तो एक जगह चार्ज घूम रहा है और एक जगह चार्ज लोकलाइज्ड है, तो लोकलाइज्ड है तो अनस्टेबल होगा,
और जहां डीलोकलाइज है वो स्टेबल होगा। अब यही हमें पता लगाना होगा कि कहां कहां डीलोकलाइज्ड है, कहां कहां चार्ज घूम रहा है। यानी चार्ज का घूमना कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को बताता है। यानी फाइनल कंक्लूजन ये है कि हमें स्टेबिलिटी चार्ज को ढूंढना है तो हमें पता लगाना होगा कि कहां चार्ज लोकलाइज्ड है और कहां चार्ज डीलोकलाइज्ड है। अगर हम ये पता लगा लेते हैं तो हम इस चीज को इंडिकेट कर देंगे कि ये सब्सटेंस ज्यादा अनस्टेबल है और ये कंपाउंड कम मतलब लेस स्टेबल, मोर स्टेबल है। तो कहीं ना कहीं हम चार्ज के घुमाने के बारे में सोचेंगे तो हमारा पूरा टॉपिक लोकलाइज और डीलोकलाइज के ऊपर बेस हो जाएगा, कहां चार्ज घूमेगा और कहां चार्ज नहीं घूमेगा। तो हम उसको बोलेंगे चार्ज का घूमना, दैट इज रिजोनेंस। और चार्ज जहां नहीं हो रहा, घूम रहा है, उसमें हम बोलेंगे रिजोनेंस नहीं हो रहा है। यानी चार्ज के घूमने को हम बोलते हैं रिजोनेंस। यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज इज नोन एज रिजोनेंस। हम बोलेंगे इसमें रिजोनेंस हो रहा है, इसमें हम बोलेंगे इसमें रिजोनेंस हो रहा है। अब पता लगाएंगे कहां हो रहा है, वही तो हमें पता लगाना है कि कहां घूमेगा कहां नहीं घूमेगा। उसके लिए तो बोले हैं कि हाउ टू रिजोनेंस। सेकंड पॉइंट हमारा यही पता लगाना है कि कहां कहां घूमेगा कहां कहां नहीं घूमेगा। लेकिन एक चीज समझ में आ गया कि अगर लोकलाइज्ड है तो वो अनस्टेबल है, और अगर लोकलाइज्ड नहीं है तो वो स्टेबल है। और जहां लोकलाइज्ड है हम बोलेंगे उसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा है, और जहां डीलोकलाइज्ड है उसमें हम बोलेंगे उसमें रिजोनेंस हो रहा है। तो इसमें डीलोकलाइज हो रहा है तो हम बोलेंगे इसमें रिजोनेंस हो रहा है, और इसमें हम बोलेंगे कि रिजोनेंस नहीं हो रहा है। तो हम बोलेंगे जिसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा है वो अनस्टेबल है, और जिसमें रिजोनेंस हो रहा है वो स्टेबल है। तो बेनिफिट क्या हो गया? तो अगर हमें दो कंपाउंड में पता लग जाएगा कि चार्ज घूम रहा है तो हम बोल देंगे वो स्टेबल है। अगर पता लग जाएगा कि रिजोनेंस नहीं हो रहा है तो हम बोल देंगे वो अनस्टेबल है। तो हमें यही पता लगाना होगा कि कहां घूम रहा है और कहां नहीं घूम रहा है। यानी सेकंड पॉइंट इज मोर स्टेबल, मोर इंपॉर्टेंट। कैसे रिजोनेंस करवाएं, यानी कैसे? तो हम बोल देंगे जहां चार्ज घूमेगा उसमें रिजोनेंस होगा, जहां चार्ज नहीं घूमेगा वहां रिजोनेंस नहीं होगा, जहां घूमेगा वो डीलोकलाइज होगा, वहां स्टेबिलिटी मिलेगी, और जहां लोकलाइज है वहां अनस्टेबिलिटी होगी। अब ये नहीं कि ये पूरा का पूरा अनस्टेबल हो जाएगा, नहीं, लेकिन इसके कंपेयर में इसमें स्टेबिलिटी आएगी। ये दोनों परेशान है, चार्ज की वजह से दुनिया परेशान है, लेकिन थोड़ा सा स्टेबिलिटी कहां आया? तो थोड़ा सा घूमने की वजह से स्टेबिलिटी आया इसके अंदर। तो ड्यू टू रिजोनेंस, रिजोनेंस मतलब चार्ज का घूमना। तो लिख लो, ऐसे हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, लेकिन मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं डीलोकलाइजेशन ऑफ, लिख लो, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज इज नोन एज रिजोनेंस। डीलोकलाइजेशन ऑफ, ऐसे भी लिखना, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई, पहले अच्छा लिख लो पहले चार्ज, इसके बाद हम पाई पे आते हैं, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज इज नोन एज रिजोनेंस। हालांकि पाई बॉन्ड बोलते हैं, हम उसको बताते हैं हमें क्या होता हो। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज इज नोन एज रिजोनेंस। समझ में आया? क्या बेनिफिट है इसका? रिजोनेंस का मतलब चार्ज का घूमना। जहां रिजोनेंस होगा वो स्टेबल होगा, जहां रिजोनेंस नहीं होगा वो अनस्टेबल होगा। यानी चार्ज कहां घूम रहा है उसको हम रिजोनेंस बोलेंगे, जहां चार्ज नहीं घूमेगा उसमें बोलेंगे रिजोनेंस नहीं हो रहा है। यानी इसी चीज को पता तो लगाना है हमें कि चार्ज कहां घूम रहा है, कहां नहीं लगाना, कहां नहीं घूम रहा है, उसी को बोलते हैं इसमें रिजोनेंस हो रहा है, इसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा है। यानी कहां पर, किस क्लास में एक ही के ऊपर रखा गया है और किस क्लास में ये घूम रहा है, उसको हम बोलेंगे रिजोनेंस। आयंस मकर होगा, उसके लिए कंडीशन बताते हैं, कंजुगेशन अभी बताते हैं, अभी बता रहा हूं कहां कहां होगा पता लगाना है। पहले ये समझो कि रिजोनेंस का मतलब क्या हुआ। रिजोनेंस का मतलब हुआ चार्ज का घूमना। चार्ज के घूमने से क्या फायदा है? उसमें स्टेबिलिटी आ रही है, ये लिख लोगे। रिजोनेंस मींस डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, कहां घूम रहा है, डीलोकलाइजेशन मतलब घूमना। डीलोकलाइजेशन जहां है वहां रिजोनेंस है, और जहां रिजोनेंस है वहां स्टेबिलिटी है। जहां डीलोकलाइजेशन नहीं है वहां रिजोनेंस नहीं है और वो अनस्टेबल है। तो इस दोनों में कंपेयर करें तो दिस वन इज स्टेबल, दिस वन इज अनस्टेबल। ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। अब इसी बात को पता लगाना है कहां घूमता है कहां नहीं घूमता है। तो रिजोनेंस का मीनिंग सबको समझ में आ गया।
कि व्हाट इज रेजोनेंस और रेजोनेंस से फायदा क्या है। ये 2 पॉइंट समझ में आया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेजोनेंस और व्हाट इज बेनिफिट ऑफ रेजोनेंस। कैसे कराएं हम अभी बता रहे हैं, कहां पर घूमेगा कहां पे नहीं घूमेगा वो मैं बताऊंगा अभी। ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ कि रेजोनेंस का मीनिंग यानी चार्ज की वजह से दुनिया परेशान है, लेकिन जहां घूमेगा उसकी परेशानी थोड़ी कम होगी और उसमें स्टेबिलिटी आएगी। अब वही कहां घूमेगा हम पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। चलो तो इसका एक बार थोड़ा शॉर्ट नोट्स निकालना। सिंपल सा मीनिंग है कि अगर रिजोनेंस होता है मतलब चार्ज का घूमना रिजोनेंस है। बोलो, चार्ज का घूमना रिजोनेंस है। चार्ज घूमेगा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत उस पर डेंसिटी कम होगा, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। यानी एक लाइन में बोलूं तो चार्ज घूमेगा तो रिजोनेंस होगा और उसमें स्टेबिलिटी आएगी। अब हमें पता लगाना है कि कहां घूमेगा कहां नहीं घूमेगा, हाउ टू रिजोनेंस। इस पॉइंट पर हम फोकस करते हैं। इसको बोलते हैं कंजुगेशन, ऑर्गेनिक के टर्म में इसको बोलते हैं कंजुगेशन। अब देखो कहां कहां घूमेगा। पहला कंडीशन, डबल सिंगल और प्लस अगर रहेगा, मैं एक एक करा के दिखाऊंगा कैसे। अभी कंजुगेशन मैं बता रहा हूं, फिर एक एक करवा के दिखाऊंगा कैसे, हाउ टू करवाऊंगा। अभी कब कब होगा, अभी हम कब कब का आंसर देख रहे हैं। डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर नेगेटिव, जैसे सिंगल के ऊपर पॉजिटिव, जैसे सी डबल बॉन्ड सी और सी। ये देखो डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव यहां होगा। अब देखो यहां नहीं होगा, सी डबल बॉन्ड सी सी, और यहां नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए। डबल सिंगल और सिंगल के ऊपर, यहां क्या है, डबल सिंगल और फिर सिंगल है तब पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कंजुगेशन में है और ये कंजुगेशन में नहीं है। इसका मतलब यहां रिजोनेंस होगा। अब कैसे होगा बताएंगे, फिर अभी समझ रहे हैं कि रिजोनेंस होगा। अब पता लग गया कि रिजोनेंस होगा और यहां रिजोनेंस नहीं होगा, यहां रिजोनेंस नहीं होगा। इसका मतलब यहां चार्ज क्या है, इसका मतलब यहां चार्ज क्या है, डिलोकलाइज्ड। डिलोकलाइज्ड है, घूम रहा है। कैसे घूमेगा वो बताऊंगा मैं। यहां चार्ज क्या है, लोकलाइज्ड है, एक जगह स्थिर, एक ही के ऊपर है, बोझ एक ही के ऊपर है, चार्ज लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड और डिलोकलाइज्ड से क्या मतलब है, ये मोर स्टेबल होगा और ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। दिस वन इज मोर स्टेबल और दिस वन इज लेस स्टेबल। दिस वन इज, अब चार्ज दोनों के ऊपर है, लेकिन हमें पता लग गया कि यहां चार्ज घूम रहा है और वहां चार्ज नहीं घूम रहा है, इसलिए स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। अब कैसे घूमेगा घुमाएंगे अभी आगे चल के, तो मैं घुमाऊंगा अभी। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट डबल सिंगल और निगेटिव। जैसे ये था वैसे ही है, डबल सिंगल निगेटिव। वही एग्जांपल फिर लिखते हैं, डबल सिंगल और निगेटिव, और एक एग्जांपल लिखते हैं डबल सिंगल सिंगल निगेटिव। यहां वही सेम टू सेम यही स्टोरी है। तो चाहे प्लस हो या माइनस हो, दोनों जगह वो क्या करेगा, घूमेगा। तो यहाँ रेजोनेंस होगा और यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। अच्छा, हम यहाँ पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ये तो हमने ऑर्गेनिक के एग्जांपल बार बार ले रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में मैं तुम्हें दिखाता हूं कहां होगा। देखो अब SO4-2 में, अब S डबल बॉन्ड O, अब एटम कोई भी रहने दो, वो नहीं हमें सोचना है कि कार्बन सर रहेगा कि सल्फर रहेगा, किसके, वो एटम से कोई लेना देना नहीं है। कंजुगेशन ऐसा होना चाहिए, कोई भी एटम रहने दो, ये बॉन्ड कुछ ऐसा बनता है SO4-2 का। अब ध्यान से देखना क्या इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। तो देखो डबल सिंगल और निगेटिव, डबल सिंगल, अब ये नहीं कि सर ऐसे लिनियर में ही चलेगा, डबल सिंगल और निगेटिव। इधर भी हो रहा है डबल सिंगल और निगेटिव, सर इधर भी हो रहा है डबल सिंगल निगेटिव, सर इधर भी हो रहा है डबल सिंगल निगेटिव, हर तरीके से मिल रहा है। तो हम अभी बात करेंगे इनऑर्गेनिक का, ज्यादा ऑर्गेनिक का बात करेंगे हम 11 लास्ट में, ठीक है, जब सारा अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा तब। तो SO4-2 में रेजोनेंस हो रहा है, अभी हो रहा है। कैसे होगा हम बाद में बात करेंगे। अभी कितना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, कितना हाइब्रिड होगा, कितना RS होगा, इसका यूज क्या होगा, सब बताएंगे अभी। तो इसमें बस पता लगा कि ये इसमें चार्ज घूम रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होने का मतलब ये जो चार्ज है कभी इस पे होगा कभी इस पे होगा, वो बताऊंगा। यानी चार्ज क्या है, चार्ज डिलोकलाइज्ड है, घूम रहा है, डिलोकलाइज्ड है। और डिलोकलाइज्ड है मतलब क्या है, इसमें स्टेबिलिटी आएगी।
अगर लोकलाइज्ड होता तो स्टेबिलिटी नहीं आता, परेशान तो दोनों था, लेकिन थोड़ा सा घुमाने के बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ रहा है। ऐसे भी घुमाने के बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी आता है। समझ में आ गया? अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं CO2, क्योंकि हमें ज्यादा इनऑर्गेनिक वाला एग्जांपल्स पढ़ने हैं। CO3-2, तो C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। देखो डबल, सिंगल और निगेटिव, ये नहीं बोलेंगे सर किसके बीच में बॉन्ड देखना है, नहीं सर यहाँ कार्बन के बीच में देखना है, यहाँ तो आप कार्बन ऑक्सीजन के बीच में देख रहे हो। एटम विल नॉट, एटम से हमें कोई लेना देना नहीं है। डबल सिंगल निगेटिव, डबल सिंगल निगेटिव, डबल सिंगल निगेटिव, दिस वन इज विल बी इन कंजुगेशन, ये कंजुगेशन में है। और भी एग्जांपल मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहां से ज्यादा एग्जांपल्स हम लेंगे, यानी यहां पर हम यही बात लिख देंगे, हियर रेजोनेंस विल अकर्स, दैट मींस चार्ज विल डीलोकलाइज, दैट मींस स्टेबिलिटी। ये चार्ज लोकलाइज नहीं है, ये तुम्हें यहां दिख रहा है, मैं अभी यहां दिखा दूंगा, वहां पर है, देखो कैसे अभी दिखाऊंगा। तो वो अभी एग्जांपल्स हम लेते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल लेते हैं। HClO4, ClO4 माइनस, इसका बॉन्ड बना देंगे C डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये पर क्लोरिक हाइपोक्लोरिक आयंस। अब ये डबल सिंगल निगेटिव, ये रेजोनेंस में है, ठीक है। HNO3, NO3-1, तो N, अब मैं इतना ही एग्जांपल्स ले रहा हूं। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो आप पहले बॉन्ड बना देना, उसके बारे में बाद में सोचेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। डबल सिंगल निगेटिव, ये कंजुगेशन में, ठीक है। तो अब मैं आपको कैसे रेजोनेंस करवाया जाए वो मैं सिखा रहा हूं। तो बेनिफिट तो समझ में आ गया है कि बेनिफिट से क्या होता है, जब चार्ज घूमता है तो उसमें क्या आता है, स्टेबिलिटी। अब हम बात करेंगे हाउ टू रेजोनेंस। अब हम रेजोनेंस कैसे करवाए, तो रेजोनेंस कैसे करवाए मैं अभी करवा के आपको बताता हूं। बहुत आसान है रेजोनेंस करवाना, और देखना चार्ज कैसे घूमेगा। तो एक मैं, ये चीजें अंदर अंदर होती है, हम नहीं करवाते हैं। अब हाउ टू रेजोनेंस हम फोकस करते हैं, हाउ टू रेजोनेंस। अगर मान लो अभी नहीं कंप्लीट हुआ तो इवनिंग को डाउट क्लास है, तो इवनिंग को इस क्लास में कंप्लीट करेंगे, फिर डाउट क्लास हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम ले लें, ठीक है। तो इवनिंग को अगर डाउट क्लास है इवनिंग को, तो उसमें आप क्या करोगे, क्लास अटेंड करोगे सारे, हो सकता है इसको कंटिन्यू करेंगे हम। फिर डाउट क्लास होगा तो कल इसी टाइम पे हम डाउट क्लास लेंगे, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के बाद जब बनाओगे तो इसमें डाउट आएंगे। अभी हाउ टू रेजोनेंस, रेजोनेंस हम कैसे करवाए, तो बहुत सिंपल हम एग्जांपल्स लेके बता रहे हैं आपको। C डबल बॉन्ड C, और ये मत सोचना कि सर यहाँ तो 2 ही बॉन्ड बना है, बाकी कौन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन, वो मैं लिखा नहीं हूं। ये मत सोचना कि सर 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाए, एक ही बॉन्ड बनाया, बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बनाएगा। एक 3 बॉन्ड बना है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ 1 बॉन्ड है, यहाँ 3 बॉन्ड बनेगा। हमने हाइड्रोजन जानबूझ के लिखा नहीं है, ठीक है। अब देखो कैसे करेगा, हाउ टू रेजोनेंस पे ध्यान देना है। अब मुझे बताओ सिग्मा और पाई में कौन स्ट्रांग होता है, सिग्मा और पाई में कौन स्ट्रांग होता है, सिग्मा। तो यहां बॉन्ड तोड़ना होगा तो कौन टूटेगा, सिग्मा या पाई। बॉन्ड तोड़ना होगा तो कौन टूटेगा, यहाँ पे पाई। तो यहां पाई टूट जाता है। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में पाई बॉन्ड विल ब्रेक, क्योंकि दिस वन इज वीक बॉन्ड होता है, वीकर देन सिग्मा। तो कोई तुमसे पूछेगा कि पाई ही क्यों टूटा, बोलना आप पाई वीक होता है। क्या वीक होता है, क्योंकि पैरेलल ओवरलैपिंग होता है, तो यहां से पाई टूटता है। स्टेप 2, जब ये टूटता है तो क्या होगा, तो टूटेगा तो चार्ज का शिफ्टिंग होगा, चार्ज शिफ्ट होगा, चार्ज का शिफ्टिंग होगा। चार्ज के शिफ्टिंग को हम ऐसे दिखाते हैं, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। अब ध्यान देना, जब ये बॉन्ड टूटेगा पाई वाला, ये चार्ज में ब्रेक हो जाएगा, चार्ज में, यानी प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, मैं यहां से शिफ्टिंग 2 तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, C डबल बॉन्ड C और प्लस। इसको मैं यहां लाने की कोशिश करूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैं लाके यहां रख दिया। अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहां लाके रख दिया। तो यहां लाके रखने का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पे चला गया,
तो यहां पर चला गया तो यहां पर प्लस और यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा माइनस। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां चला गया तो ये माइनस हो गया और इसका इलेक्ट्रॉन्स इसमें चला गया तो प्लस आ गया। और ऐसे लिखने का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां आ गया इस पे, तो इस पे क्या होगा प्लस। तो यहां से आप मेरे को बताओ कि कौन सा शिफ्टिंग सही है कौन सा शिफ्टिंग गलत। एक गलत है इसमें शिफ्टिंग, यानी कौन सा डायरेक्शन सही है कौन सा गलत है। तो मुझे आप सोच के बताओ कौन सा गलत है। अगर मैं इसको ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं तो कौन सा शिफ्टिंग का डायरेक्शन गलत है, कौन सा शिफ्टिंग गलत है। बी वाला गलत है। पूछो क्यों। यहां प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस पास में रहेगा तो क्या करेगा रिपल्सन करेगा, तो बी वाला गलत है। तो इसलिए दिस वन इज रॉन्ग क्योंकि ये रिपल्सन करेगा। तो एक चीज अब शिफ्टिंग में समझना ये कि प्लस रहेगा तो यहां माइनस लाने की कोशिश करेंगे और माइनस रहेगा तो प्लस लाने की कोशिश करेंगे, अपोजिट। समझ में आया क्या। प्लस रहेगा तो माइनस लाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर क्या होगा दिस वन इज रॉन्ग शिफ्टिंग। तो पहले हम क्या करेंगे पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद क्या करेंगे चार्ज को शिफ्टिंग करेंगे। तो दिस वन इज करेक्ट, यानी सिंपल सा है। प्लस है तो यहां माइनस आना चाहिए, अब माइनस है तो प्लस आना चाहिए। अब ये कुछ ऐसा हुआ। अब क्या होगा अगले स्टेप में बॉन्ड बन जाएगा, ये अब प्लस और ये माइनस बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां हो जाएगा सी डबल बॉन्ड सी। तो ये प्लस और माइनस यानी स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या कर लेंगे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और बॉन्ड फॉर्म होते ही क्या बन जाएगा पाई बॉन्ड फिर से बन जाएगा, यानी जो टूटा था फिर से बन गया। अब ध्यान दो, कहां ध्यान दोगे, यहां ध्यान दो और यहां ध्यान दो। चार्ज इस केस में यहां था, अभी अभी यहां आ गया। अब ये रुकेगा नहीं, फिर से इसको तोड़ेगा और तोड़ के क्या करेगा, तोड़ के यहां पर माइनस और यहां प्लस, फिर ये बॉन्ड बना देगा। यानी कि कंटिन्यू, अब ये प्लस यहां पर डबल बॉन्ड आ गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर, यहां ध्यान देना, ये हुआ अब आके यहां छोड़ नहीं देगा, ये फिर इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा। यानी 5 किलो का जो वेट था एक बार गया तो फिर आए, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा फिर जाएगा। यानी कभी प्लस इस पे तो कभी प्लस इस पे, कभी प्लस इस पे कभी प्लस इस पे, यानी दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होने लग गया। तो ये +1 दो कार्बन के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होने लग गया। तो कभी ये बनेगा कभी ये ये अंदर ही अंदर टूटता रहेगा जुड़ता रहेगा। तो कुल मिला के ये यहां के रुक नहीं जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा और ये इसमें कन्वर्ट होगा। ये प्लस कभी यहां तो कभी प्लस यहां, कभी ये यहां तो कभी यहां, कभी ये यहां कभी यहां, ये टूटता रहेगा। तो टूटने से बॉन्ड चार्ज घूमता रहेगा, ऐसे प्लस चार्ज घूमता रहेगा। ये समझ में आ गया। चार्ज हाउ टू बोथ इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट इन वन इलेक्ट्रॉन। जब ये बॉन्ड टूटता है तो वो, जब बॉन्ड टूटता है तो प्लस और माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो यहां से जब ये टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर लेके चला जाएगा। टूटने का मतलब कोई चीज टूटता है, जैसे मान लो NaCl है, तो ये दोनों बॉन्ड टूटा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चला जाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, एक प्लस और एक माइनस हो जाता है। जैसे HCl है तो ये दो इलेक्ट्रॉन जब टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पर तो बॉन्ड टूटता है तो ये अपने आप ऐसा होता है, ये डबल बॉन्ड यहां तो डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां तो डबल बॉन्ड, ये अपने आप टूटता है जुड़ता है टूटता है जुड़ता है, इस तरह से उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। ये सब चीजें अपने आप हो जाता है। सेकेंड केस इसलिए रॉन्ग है क्योंकि प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, पास पास में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनना, आसान है। अब माइनस वाला मैं बता दे रहा हूं, अभी कई एग्जांपल्स करवाएंगे तो बीच बीच में ऐसा नहीं कि एक ही एग्जांपल में सब समझ में आया है। अभी ये सब चीजें 12th क्लास में पढ़ने होते हैं। फिर से एक दूसरा एग्जांपल बता दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2 ले रहा हूं, C डबल बॉन्ड C और माइनस पे ले रहा हूं। कई एग्जांपल्स बताते हैं, अभी तो करवाना ही है हमें। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ दिए।
शिफ्टिंग कराना है। तो बताओ मेरे को, शिफ्टिंग राइट साइड होगा या शिफ्टिंग लेफ्ट साइड होगा? मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पे जाएगा या दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पे जाएगा? बताओ, राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। कोई राइट साइड भी बोल रहा है, लेफ्ट साइड जाएगा ना। देखो कैसे, सी आसान है। अगर राइट साइड करोगे तो यहां माइनस हो जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा, राइट साइड करोगे तो। और लेफ्ट साइड करोगे तो कौन होगा? लेफ्ट साइड करोगे तो आसान है ये, यहां लेफ्ट साइड करोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और ये आएगा। अब कौन स्टेबल है? अब ये माइनस माइनस अच्छा लग रहा है एक साथ, दोनों तो झगड़े कर देंगे। तो ये शिफ्टिंग गलत है, ये शिफ्टिंग सही है। तो धीरे धीरे सीखते रहेंगे, एक ही एग्जाम्पल में सारा नहीं सीख जाओगे। ये बहुत, मैं स्टार्टिंग में बोला, रेजोनेंस इतना मतलब बहुत ज्यादा इसमें एग्जाम्पल अभी करने पड़ेंगे, लेकिन एक बार में हम सीख जाते हैं क्या क्या होता है। अब क्या होगा, बॉन्ड टूटा, ये यहां माइनस हुआ और यहां प्लस हुआ, यानी माइनस के पास क्या आना चाहिए प्लस। अब इस दोनों में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनते ही क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अब ये रुकेगा नहीं, फिर ये टूटेगा और फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यानी सी डबल बॉन्ड सी यहां था और इस केस में सी यहां था। अब ये रुका नहीं, फिर ये इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, यानी एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन होते रहेंगे। ये कंटिन्यू घूमता रहेगा, कभी हम इसके पास तो कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास। रुकेगा नहीं, अंदर ही अंदर होता रहेगा। हम करवा के रोक नहीं दे रहे हैं, हम नहीं करवा रहे हैं, इसके अंदर हो रहा है, ये कंटिन्यू हो रहा है। अगेन डबल बॉन्ड कैसे बन गया, प्लस और माइनस से। प्लस और माइनस विल फॉर्म डबल बॉन्ड। समझ में आ गया? फिर आप करवाओ, एक आप करवाओ। आप एक करवाओ, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सी डबल बॉन्ड सी सी। आप इसका एग्जांपल करवाओ, धीरे धीरे समझ में आएगा। In resonance, both bond and charge move in on changing in molecules. रेजोनेंस का मेन जो डेफिनेशन वो है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहां एक ही साथ दोनों बॉन्ड नहीं तोड़ना है, वन बाय वन तोड़ो। इसको पहले तोड़ो, फिर इसको तोड़ना, एक ही बार दोनों मत तोड़ देना। तोड़ो इसको, एक ही बार दोनों मत तोड़ना, पहले इसको तोड़ो, इससे इस सेट को तोड़ो, फिर एक सेट बनेगा, उस सेट को तोड़ना। बन गया? आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान होता है। दो कैसे तोड़ेंगे, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी। दो डबल सिंगल और प्लस कंजुगेशन में है या नहीं है? फर्स्ट आप पता लगाओ कि कंजुगेशन में है या नहीं है। तो डबल सिंगल और प्लस कंजुगेशन में, यानी यहां पर चार्ज क्या होगा, यहां चार्ज क्या होगा, घूमेगा, घूमेगा ना। ये पता लगा लिया हमने, ये कंजुगेशन को देख के हम पता लगा लिए चार्ज घूमेगा। चार्ज घूमने को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस, यानी डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड बोलते हैं। चार्ज घूमेगा यानी रेजोनेंस होगा, यानी इसमें स्टेबिलिटी आएगी, इसमें स्टेबिलिटी आएगी। तो इतना चीजें आपको जानना है। चार्ज घूमेगा, रेजोनेंस बोलेंगे, यानी इसमें रेजोनेंस होगा, ये बोलेंगे इसमें रेजोनेंस होगा, और होगा तो इसमें स्टेबिलिटी आएगी। अब बात रहा कैसे होगा, ध्यान से सुनो। ये बॉन्ड टूटेगा, और मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। अब तोड़ोगे तो प्लस माइनस कहां लगाओगे, मुझे बताओ। राइट साइड प्लस लगाओगे कि लेफ्ट साइड प्लस लगाओगे, कहां प्लस लगाओगे? दिस वन इज राइट साइड, दिस वन इज लेफ्ट साइड। प्लस कहां लगाओगे, प्लस हम लेफ्ट साइड लगाएंगे। तोड़ दो इसको, तोड़ने के बाद क्या करो, प्लस लगा दो यहां, माइनस लगा दो यहां। ये हो गया, तोड़ दिए, लगा दिए। अब इसमें मत बॉन्ड बना देना, नहीं तो वही हो जाएगा, वो पहले जैसा ही हो गया। इसमें बनाना है।
अब एक नया बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड को तोड़ना है और एक नया बॉन्ड बना देना है। हम बना रहे हैं, ये अंदर अंदर होता रहेगा। तो इस दोनों में बॉन्ड बना देना है। अब इसको तुम छुपा लो, ये तुम्हारा नहीं है। अब तुम यहां से यहां चले आए, प्लस यहां था, अब प्लस यहां चला आया, देखो कैसे घूम के यहां पर आ गया। अब ये रुकेगा नहीं, डबल सिंगल और प्लस फिर से कंजुगेशन बना लिया है, यानी डबल सिंगल और प्लस, यानी अब रुकेगा नहीं और फिर ये रेजोनेंस करवाएगा। तो हमने फिर समझ में आया कि फिर रेजोनेंस होगा। अब मुझे बताओ ये जब टूटेगा तो कहां होगा, राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा? राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा? लेफ्ट शिफ्ट होगा। ये प्लस कहां जाएगा, प्लस इधर जाएगा, प्लस पास में नहीं आएगा। तो प्लस माइनस प्लस। अब इस दोनों में बॉन्ड बना दो, इसमें मत बना देना नहीं तो वही तैयार हो जाएगा फिर से। तो इस दोनों में बॉन्ड बना दो। प्लस और माइनस में बॉन्ड बनाते ही चार्ज कैंसिल, यानी बॉन्ड को तोड़ते ही प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस को मिलते ही बॉन्ड। तो एक बार तोड़ना है और एक बार बॉन्ड बना देना है। तो यहां हमने तोड़ दिया, कहां तोड़ दिया, यहां तोड़ दिया और यहां बॉन्ड बना दिया। ये तोड़ दिया तो माइनस और प्लस, प्लस और माइनस में हमने बॉन्ड बना दिया। तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो गए, बॉन्ड बना दिए। तो जैसे ही बॉन्ड बनाए चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि एक प्लस और माइनस मिलके क्या करते हैं, प्लस और माइनस मिलके क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और चार्ज हो जाता है कैंसिल। तो बॉन्ड जब बनता है तो चार्ज कैंसिल हो जाते हैं, और जब बॉन्ड टूटता है तो चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर जब बॉन्ड टूटेगा तो चार्ज क्रिएट होगा, फिर ये जब जुड़ेगा तो बॉन्ड बनेगा। हो गया, ये हुआ। अब ध्यान दो, इसको भूल जाओ, कैसे भूल जाए सर। यहां पर प्लस यहां था, पहले स्ट्रक्चर में ध्यान दो, यहां पर था, ये बीच में हमने तो प्रोसेस किया, क्रियाकलाप किया था हमने। सेकेंड स्ट्रक्चर यहां ध्यान देना, प्लस यहां था, प्लस यहां आ गया, फिर प्लस यहां आ गया, तो कभी प्लस यहां, तो कभी प्लस यहां, तो कभी प्लस यहां। अभी रुकेगा नहीं, फिर ये इसमें जाएगा और ये इसमें जाएगा, फिर ये इसमें आएगा और फिर इसमें जाएगा, यानी चार्ज घूम रहा है। और घूमने का मतलब रेजोनेंस हो रहा है, स्टेबिलिटी आएगा। इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। चार्ज नहीं बोलते, मेन जो डिफिनेशन है वो पाई बोलते हैं, पाई घूम रहा है बोलते हैं, पाई का घूमना। कराने आ गया सबको? चलो फिर से एक एग्जांपल करो, यही एग्जांपल कर लो फिर से, ये जल्दी से एग्जांपल करो इसको। इस एग्जांपल को करो जल्दी से, फिर हम आते हैं अपने इनऑर्गेनिक पे। ये आसान है, तोड़ो जोड़ो तोड़ो जोड़ो, तोड़ो जोड़ो, तोड़ना जोड़ना आना चाहिए। व्हाट इज टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम, अभी तो पढ़ लो, उसके बाद टाइप बताते हैं। ये हो गया सबको, तोड़ दो, तोड़ दिए, चार्ज लगाओ। कहां चार्ज लगाओगे, यहां क्या लगाओगे, प्लस और यहां माइनस। अब इस दोनों में नया बॉन्ड बना दो, प्लस और माइनस, व्हेन प्लस और माइनस विल कंबाइन टू ईच अदर दे क्रिएट वन बॉन्ड एंड चार्ज विल बी कैंसिल। ओके और नॉट, ये बीच में हमने बनाया। when charge will be, when bond will be break, it converted into plus or minus, and in plus or minus combine to each other they form bond and charge will be here. अब घूमेगा डबल सिंगल माइनस, घूमेगा ना, फिर से है डबल सिंगल और माइनस कंजुगेशन में। फिर तोड़ो, तोड़ दो, यहां प्लस और यहां माइनस लाओ, क्योंकि इसके पास क्या लाना है,
प्लस लाना है। अब इस प्लस और माइनस में क्या कर दो, बॉन्ड बना दो, बना दो बॉन्ड, माइनस यहां आ गया। अब ऑब्जर्व करो, इसको इसको और इसको, माइनस यहां था, माइनस इसके ऊपर आया, माइनस यहां आया, घूम रहा है, फिर ये यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां, यानी रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा। समझ में आ गया? चलो, तो इवनिंग को लेक्चर अटेंड करना। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, और उससे आप इनऑर्गेनिक को जोड़ोगे। अभी तो जितना एग्जाम्पल्स हमने लिया ऑर्गेनिक का लिया, अब हम इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल जोड़ते हैं, क्योंकि हमें वहां कराना है ना, और वहां से चीजें हमें क्वेश्चन में लाना है। तो एस डबल बॉन्ड ओ माइनस और ओ माइनस दो। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहां कंजुगेशन है, पहले हम CO3 वाला लेते हैं, आप घर पे इसको निकालना, CO3 ये वाला लो। अब देखो यहां ध्यान से, यहां पर कंजुगेशन है, कैसे, यहां भी है डबल सिंगल निगेटिव, यहां भी है डबल, जो करना है वो कर सकते हो। अब मैं डायरेक्ट तुम्हें सिखा रहा हूं कैसे। इसको तोड़ना है, तोड़ दिए, यहां प्लस लगाना है, बीच में चलो बना दे रहा हूं मैं, तोड़ना है। अच्छा, इसको भी तोड़ सकते हो सर, इसको नहीं, इसको तोड़ो तो वही आएगा, तोड़ दो, माइनस लगा दो, प्लस लगा दो, माइनस, और इसको एज इट इज लिख दो, इसको ऐसे ही रख दो, यहां तोड़ोगे माइनस और यहां पे प्लस। अब इस प्लस और माइनस में क्या कर दो, बॉन्ड बना दो। और मैं डायरेक्ट भी तुम्हें सिखा दूंगा कि डायरेक्ट कैसे बना देना है। तो यहां पर प्लस और माइनस में बॉन्ड बना दो, और ये चला गया यहां, ये प्लस और माइनस में क्या कर दो, बॉन्ड बना दो, यानी ये निगेटिव यहां से कहां चला गया, इस पे चला गया। अब देखो डबल सिंगल और निगेटिव, यहां भी रिजोनेंस है, तो फिर से तोड़ो इसको, डबल सिंगल निगेटिव। सर इधर भी है, हाँ इधर भी है, इधर पहले तोड़ो, फिर मैं एक डायरेक्ट मेथड सिखा रहा हूं। तोड़ोगे ये माइनस, ये प्लस, और ये डबल बॉन्ड, जैसे था वैसे हम तोड़ दिए। ये हमने बीच में तोड़ा इस बॉन्ड को, इसको तोड़ा है हमने। अब इस प्लस और माइनस में क्या कर दो, बॉन्ड बना दो, बॉन्ड बना दिए, माइनस कहां चला आया, इस पे। अब देखो ध्यान से, तुमको डायरेक्ट कैसे बनाना है, डायरेक्ट मैं सिखा रहा हूं। ये इस पे था, तो इस पे आ गया, माइनस इस पे आ गया, तो कभी इस पे रहेगा तो कभी इस पे रहेगा, और जब इस पे रहेगा तो कभी इस पे रख देना है, यानी ये निगेटिव यहां भी रहेगा और यहां भी रहेगा। देखो यहां पर भी है, यानी सारे ऑक्सीजन पे घूम रहा है। अब ये फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, यानी सब आपस में घूमते रहेंगे। यानी ये जो नेगेटिव है कभी इस ऑक्सीजन के पास तो कभी इस ऑक्सीजन के पास, तो कभी इस ऑक्सीजन के पास, यानी घूमता रहेगा। समझ में आ गया? तो अब घर पे आप करा के लाना, इसको सोच के बनाना। अब देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर कितने मिले, 1 2 3, तो हम बोलते हैं इसको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने मिले, मतलब डिफरेंट कितने मिले, 3। सर बोलोगे डिफरेंट कैसे, यहां काउंटिंग कर लो, 1 2 3, नेगेटिव कहां है, 1 पे, 1 2 3, नेगेटिव कहां है, 2 पे, 1 2 3, नेगेटिव कहां है, 3 पे। अब चौथा जब आएगा तो इन्हीं में कोई मैच कर जाएगा, यानी यहां पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 हो जाएगा। देयर विल बी 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपसे पूछा जाएगा आरएस कितना है, आप बताओगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि रिजोनेटिंग हाइब्रिड बताओ, रिजोनेटिंग हाइब्रिड बताओ। अब इसको कैसे बताओगे, तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन घूमा है, जहां जहां माइनस घूमा है, वहां पर आप ऐसे डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर दोगे, ऐसे, यानी ये चीज समझ में आ जाएगा कि कहां कहां इलेक्ट्रॉन घूमा है। यानी यहां
यहां और यहां तीनों ऑक्सीजन में घूमा है, तो हर जगह डॉट लाइन से लिख दोगे, दिस वन इज नोन एज रिजोनेटिंग हाइब्रिड, दिस वन इज नोन एज रिजोनेटिंग हाइब्रिड। अब तीसरा क्वेश्चन, ये एक नेगेटिव था, तो एक जब नेगेटिव था तो कहां कहां गया था, तो कभी इस पे तो कभी इस पे तो कभी इस पे, यानी -1 चार्ज कितने ऑक्सीजन पे घूम गया, 3 ऑक्सीजन पे। तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, -1/3 -1/3, यानी इसके हिस्से में चार्ज कितना आया, -1/3 -1/3, क्योंकि -1 चार्ज कभी इस पे तो कभी इस पे तो कभी इस पे, यानी एक -1 चार्ज 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसीलिए इसके हिस्से में -1/3 आ गया, यानी चार्ज और कम हो गया, डेंसिटी और कम हो गया। ओके, तो ये मैं अब इसके आगे इवनिंग में कंटिन्यू करूंगा कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो जो चीज समझ गए हो, अब बुकलेट से क्या करना,